नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और फ्रेम में जो आपको साथ दिख रहे हैं, उनका नाम है मनीष कुंजाम। बस्तर का जो इतिहास रहा है, राजनैतिक इतिहास, उस इतिहास में सीपीआई की बहुत एक महत्वपूर्ण चैप्टर है सीपीआई। सीपीआई का किसी समय में एक अच्छा प्रभाव रहा है। उसके 4 विधायक रहे हैं। मनीष खुद जो मेरे ठीक बगल में है और थोड़ा टॉन्सिल से परेशान है, इसलिए खाँस भी रहा है। 2 बार विधायक रहे और उसके बाद लगातार संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन सीपीआई का ये कॉमरेड इन दिनों सीपीआई से जुदा है और अपनी एक उसको सामाजिक संगठन कहिए, उसको राजनीतिक दल कहिए, बस्तर बमरिया राजमोर्चा। बस्तरिया राजमोर्चा बनाकर अब वो एक नई दिशा की ओर है। तो जो बस्तर का प्रसंग है, बस्तर आज का बस्तर, आज जो सरकार के दावे हैं, उन दावों के साथ बस्तर और खुद मनीष कुंजाम की अपनी सियासत, उनका भविष्य, इन्हीं पे एक छोटी-सी बातचीत है, बमुश्किल 15 मिनट। तो बातचीत शुरू करते हैं सर। आपको बहुत-बहुत नमस्कार। आपके चैनल के दर्शकों को मेरे तरफ से बहुत-बहुत जोहार, नमस्कार, बधाई भी आपको। आप मेरे खेत में आए, मेरे आप साक्षात्कार ले रहे हैं। ये ऐसा बहुत कम मौके आते हैं, कोई पत्रकार किसी भी राजनेता या जो भी शख्स हो, उनके खेत में जा कर के और उनका इंटरव्यू ले ले। ऐसा स्थिति शायद अपवाद है ये, और आप मेरे खेत में आए, इसके लिए आपको बहुत शुक्रिया। और कष्ट हुआ इसके लिए मुझे आपसे कोई क्षमा कोई कष्ट मांगनी है। कोई कष्ट नहीं, क्षमा की ज़रूरत ही नहीं। चलिए। मनीष, टीपीआई के प्रतिबद्ध कॉमरेड थे आप। जी। फिर ये अचानक नया मंच क्यों बना लिया आपने? दरअसल देखिए, सीपीआई के साथ मेरे एक जुड़ाव, स्वाभाविक जुड़ाव था कि हम छात्र ज़िंदगी से, छात्र जीवन से जब राजनीति में आए, तो जिस पार्टी के से सीधे संपर्क में आए वो सीपीआई है। स्टूडेंट्स फेडरेशन करते-करते उससे इतना लगाव हो गया कि आज भी हम थोड़ा अलग होने के बावजूद भी उससे अलग महसूस पूरी नहीं तरह से अलग नहीं हुआ। नहीं हो पा रहे हैं। दरअसल हमारे साथ एक धोखा हुआ, घटना कह सकते हैं, धोखा कह सकते हैं। नहीं, धोखा वाली घटना हुई। पिछले इलेक्शन में, विधानसभा इलेक्शन में हमको सिंबल नहीं मिला और हमने सिंबल के लिए बार-बार लिखा, बार-बार कहा, पूरे लीडर्स से कहा, सेंट्रल लीडर्स से, चूँकि मैं भी नेशनल एग्जीक्यूटिव में था, राज्य का सचिव का प्रभार में भी था और मेरे बार-बार के निवेदन, आग्रह के बावजूद हमें सिंबल नए शुरुआती फ़ेज़ में, फर्स्ट फ़ेज़ में हमें नहीं मिला। उसके पीछे का कारण ऐसा लगता है कि उससे पहले इंडिया गठबंधन बन चुका था और बस्तर के अंदर हम 11 सीट लड़ने का ऐलान कर चुके थे। अगर 11 सीट में हम लड़ते तो कांग्रेस को ज़्यादा ही नुकसान होता, हालाँकि हार गई कांग्रेस। तो ये बड़ा कारण है कि कांग्रेस को जिताने के लिए, या यूँ कहें कि कांग्रेस के नेताओं के आग्रह पर फर्स्ट फ़ेज़ में हमें सिंबल नहीं मिला। हम 9 तारीख को इलेक्शन की घोषणा हो जाती है। 12 तारीख से अधिसूचना जारी होता है। अधिसूचना के 3 दिन के भीतर जिस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय मान्यता खत्म हो जाए, तो उसको 3 दिन के भीतर लिख के देना होता है संजय के लिए। वो नहीं किया, वो फॉर्मेलिटीज़ नहीं किया, 1968 का नियम है, ये मोदी का नियम नहीं है। तो वो नहीं किया और जबकि ये सब पार्टी के लोगों को मालूम था, नहीं लिखे, जानबूझकर नहीं लिखे। ये हमारे साथ धोखा है। हमने पिछले 25 वर्षों के लगातार संघर्ष, यहाँ कांग्रेस के एमएलए के खिलाफ, जो मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ लड़ते रहे और एक निर्णायक क्षण था। पिछले समय अगर हमको सिंबल मिला होता एक गलत, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग चुनाव जीत जाते पक्के तौर पर। हमें सिंबल नहीं मिला
तो यहाँ हमको पार्टी ने एक तरह से धोखा किया, सीधे-सीधे धोखा किया। इसलिए हम पार्टी के लीडरशिप से खपा है, कंप्लीट, यही कहना है। अब जो नया आपने मंच बनाया, जी। उस मंच को लेकर सूचनाएँ ये कहती हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, ये सरपंच के, जनपद के, जिला पंचायत के, आपको अच्छी सफलता मिल गई, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल। अपने ज़िले में जहाँ तक पंचायतों के चुनाव में ठीक है, हम लोगों के पास पैसे नहीं थे, तो भी ग्राम पंचायतों में सरपंच के पद में हमारा तीनों दलों में बेहतर प्रदर्शन है, सबसे अच्छा प्रदर्शन है। जनपद पंचायतों में अच्छा है, जिला पंचायतों में ठीक है, हम 3 एक सीटों में हम बहुत मामूली वोट, कहीं 60, कहीं 100, कहीं 150, इतने अंतर से हारे हैं, बिना पैसे के। अगर हमारे पास थोड़ा-सा संसाधन हुए होते, तो मैं समझता हूँ कि हम लोग सीधे-सीधे बहुमत में आ जाते। सही। इस मंच की प्रसंग आ गया, मंच आपने बना लिया, मंच सक्रिय भी हो गया राजनीति में। फिर विधानसभा चुनाव आएगा, मनीष फिर चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव तो धन से लड़ा जाता है ना सर। कहते हैं हर बार मनीष जीत जाता है, धन से हार जाता है। खैर ये सही है। हमको देगा कौन? अ, चुनाव में मूल रूप से जो पैसों का फंडिंग करते हैं बड़ी-बड़ी कंपनियाँ और हम उन कंपनियों के खिलाफ लड़ते रहे तो कौन हमें देगा? फिर हमारे पास कोई बड़े ठेकेदार नहीं हैं, ऐसा कोई बड़ा फाइनेंसियर नहीं है जो धंधे पानी और भी करे, कम से कम 25-30 लाख रुपए एक साथ दे सके। ऐसे भी कोई आदमी नहीं है। तो ये हमारे लिए दिक्कत है, जो हमारे सीधे-सीधे हमदर्द हैं, ऐसे लोग ज़रा-ज़रा मदद करते हैं, ऐसी मदद से चुनाव लड़ते हैं। वो केवल थोड़ा बहुत गाड़ी-घोड़ा, पर्ची-पोस्टर छापने के लिए, कुछ थोड़ा-थोड़ा कई कार्यकर्ताओं को चाय-पानी पिलाने तक का हो जाता है। उससे ज़्यादा फिर हमारे पास है ही नहीं, सच्चाई यही है। खबरें हैं कि आप उद्योग जो खासकर दंतेवाड़ा के आसपास के इंडस्ट्रियल इलाकों के डेवलपमेंट की बातें हो रही हैं, उनके और विस्तार की बातें हो रही हैं, उसको लेके आंदोलन की भूमिका में है, रणनीति तय कर रहे हैं, नया आंदोलन गठित करने वाले हैं। नहीं दंतेवाड़ा के अंदर बड़े कोई उद्योग आ रहा है ऐसा नहीं। छोटे-मोटे उद्योगों की चर्चा है, लेकिन दंतेवाड़ा में जो हो रहा है वो है आयरन ओर के बड़े-बड़े जो माइन्स हैं, इनको उन माइन्सों को बड़े कंपनियों को दिया जा रहा है। मित्तल को, रुंगटा को, यहाँ तक कि जिंदल को देने की चर्चा है। 13 नंबर को पुनः अदानी को देने की बात कहीं छुपे रुस्तम तरीके से चल रहा है, ऐसा सुनते हैं। तो ये दरअसल दंतेवाड़ा इलाके में जो आयरन ओर के बड़े-बड़े माइन्स हैं, मेलरला पहाड़ पर, वो उन माइन्सों को बड़े कंपनियों को दिया जा रहा है फाइनली, ये बात है। और मेलरला पहाड़ के साथ हमारा जो पूरे ट्राइबल समाज का, खास करके हमारा कोया समाज का पूरी आस्था है उनके साथ। आनाल पे हुँ। देवधामी से जुड़ा हुआ वो पहाड़ है। नंदीराज पहाड़। नहीं, वही केवल एक ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा। जी, तो उस कारण से हम चाहते हैं कि उस पहाड़ को इस तरीके से बेतरतीब तरीके से किसी को भी माइनिंग करने के लिए दिया जाना, बड़ी कंपनियों को दिया जाना, वो कहीं न कहीं हमारे जो आस्था के जो जगह हैं, वो उनके वहाँ कुछ न कुछ खिलवाड़ होगा और वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, यही हम कह रहे हैं। हमारा कहना है और इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, सीधे-सीधे। कैसा विरोध चाहते हैं आप या कैसा विरोध सोच रहे हैं आप? हम चाहते हैं कि गाँव के सहमति के बिना, कोई भी पहाड़ जो भी बड़ा पहाड़ है, तो किसी न किसी गाँव के हिस्से में है, तो ग्राम सभा की सहमति होनी ज़रूरी है। और अभी तक जो सुन रहे हैं कि किसी भी जगह पे गाँव से सहमति नहीं ली गई है। माइंस लीज़ पर तो दिया गया, लेकिन गाँव की सहमति नहीं है। अगर कहीं फर्जी तरीके से सहमति कहीं अंदर तरीके से लिया गया हो, तो वो कह नहीं सकते। पर मैं बीच में गया था, कई गाँव में संपर्क किया, तो लोग अनभिज्ञता ज़ाहिर किए और
जो इस तरीके की सूचनाएँ आ रही हैं उससे वो लोग नाराज़ हैं। जी। बस्तर में सरकार कहती है कि ये नक्सलवादी ना होते तो विकास हो जाता। विकास के मायने, विकास के मानक उद्योग नहीं है तो और क्या है मनीष? जब उद्योग की बात आती है तो आप खड़े हो जा रहे हैं कि देखिए हमारा तो आस्था का पहाड़ का चिन्ह है, आप उसको नुकसान पहुँचा रहे हो। कहाँ से डेवलपमेंट आएगा सर? एक बात मैं आपको बताऊँ एक बार, आप बैरडला जाइए, बस्तर का वो एक तरह से विकास का एक मॉडल है। उद्योग बोले माइंस का उद्योग है तो कितने लोगों को सर्विस मिला और वो अगल-बगल में छोटे-छोटे झोपड़ी वाले लोग मिलेंगे जो मूल लोग हैं, वहीं के लोग हैं, खप्पर के मकान और बहुत ही छोटा-सा और उन लोगों का ज़िंदगी का आधार क्या है? लकड़ी बेचेंगे, ये महुए का दारू बनाएँगे और वो बेचने के लिए शहर आते हैं मतलब मछली के अंदर, वो बेच के जाते हैं, उससे उनका गुज़ारा हो रहा है। यही विकास है, तो हमें ऐसा विकास स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल नहीं। नक्सलवाद के मसले पे अगर अपन आपसे जानना चाहें तो जिस समय आप विधायक बन गए, कमोबेश ठीक उसी समय से लेके अब तक ये जो 2025 है, नक्सलवाद के खिलाफ हमने 4 आंदोलन देखे हैं। ये एक जो सरकार की कार्रवाई है ये तो है ही है। अघोषित एक कार्रवाई सलवा जुड़ूम की भी चली थी। हर बार जब कार्रवाई शुरू होती है या कोई आंदोलन शुरू होता है तो लगता है कि हाँ, माओवादी बैकफुट पे गए, अब नहीं लौट पाएँगे। फिर कुछ ऐसा होता है कि अरे! ये तो कई गुने ताकत से लौट गए। तो इस बार का जो मामला है, अमित शाह जी दहाड़ रहे हैं कि मार्च 26 सबको समाप्त। नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। एक बस्तरिया की नज़र से मनीष क्या मानते हैं? देखिए, पहले के जो भी नक्सलियों के खिलाफ के जो अभियान है, उसको मैं खुद अपनी आँखों से देखा, कई जगह जुड़ा भी था, ना? जनजागरण में हम जुड़े हुए थे। उसके बाद भी जनजागरण चला गया तो हम पृथक रहे। फिर सलवा जुनून शुरू हुआ और सलवा जुनून के हालात देख कर के हमने उसका विरोध किया, पब्लिक को ध्यान में रखकर किया, कि ये गलत तरीका है। तब भी हमने कहा कि इस तरीके से अगर नक्सलियों को खत्म करने की कोशिश होगी, तो नक्सली खत्म नहीं होंगे, बल्कि बढ़े। बढ़ भी गए और सच्चा ही हुआ मेरी बात। तो वो सब हमारी आँखों से और कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कहीं इस पक्ष से, उस पक्ष से हम पूरी तरह शामिल थे और कई हिसाब से देखें तो एक प्रमुख भूमिका भी अदा करते रहे, भागीदारी भी अदा करते रहे। लेकिन इस बार जो हमने देखा अ, पब्लिक का समर्थन माओवादी ने खो दिया कंप्लीट और वो हम जानते थे कि ये एक दिन ऐसा आएगा। उसके पीछे के कई वजह है। एक वजह तो ये है कि अगल-बगल में सब जो भी इलाके हैं, जी। रोड है, पुलिया है, बिजली है, बहुत सारे थोड़ा बहुत सुविधाएँ हैं। ये तो है, थोड़ा बहुत नागरिक सुविधाएँ तो हैं। अ, पूरा ना सही, थोड़ा बहुत तो है। वहाँ उन इलाकों में कुछ नहीं। तो लोग जब वहाँ से आते हैं, जाते हैं तो उनको लगता है कि यार ये क्या है? ऐसे कैसा हो रहा है? तो एक कारण है, दूसरा कारण ये है कि उन इलाकों में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिन परिवार के किसी व्यक्ति को या 1 तो 2 या 3 या 4 ज़्यादा भी हो सकता है, इतने की हत्या माओवादियों ने नहीं की। मारा-पीटा तो बिल्कुल जनरल मारा ही पीटा। हत्याएँ भी उतनी ही तादाद में हुई। तो वो नाराज़गी भी थी कई लोगों के और ख़ास करके गाँव के प्रमुख जो लोग थे, पटेल, पेरमा टाइप के लोग, उनकी तो उन लोगों ने हत्या कर ही दी थी। कई लोगों की मारपीट करके उनको दबा दिया या हत्या कर दी। तो वो ऐसे लोग एक मौके की तलाश में थे कि जब इनके विपक्ष की कोई ताकत हमारे पास उनके बराबर या उनसे ज़्यादा ताकतवर रहेंगे तो उनके साथ जाएँगे। अब वही हुआ, जो दिख रहा है।
तीसरा सवाल है कि ये जो उन इलाकों में अ, ये जो आधार क्षेत्र, मुक्त क्षेत्र इन लोगों ने घोषित किया, उस क्षेत्र में ये लोग लेवी वसूली करते, बहुत बेरहमी से। जैसे तेंदुपत्ता का भी सीज़न चला गया, तो तेंदुपत्ता का भी एक हिस्सा उन्हें चाहिए। टोरा बिनेंगे तो उसका भी एक हिस्सा चाहिए, महुआ बिनेंगे तो उसका भी हिस्सा चाहिए। और अगर आप धान ज़्यादा बेच रहे हैं या थोड़ा भी बेच रहे हैं तो उसका भी उन्हें लेवी चाहिए। और अगर ज़्यादा गाय-बैल है तो भी आपसे वो लेकर के और कहीं देंगे। ये तरह-तरह की चीज़ें आ रही। इससे भी लोगों के अंदर काफ़ी निराशा था उनको लेकर, असंतोष था अंदर ही अंदर। तो ये है, बाकी फिर फ़ोर्स ने कैंप बना करके, ये सब बना करके एक तरह से विकल्प दे दिया ऐसे लोगों के सामने। तो फिर ये सब लोग माओवादियों के खिलाफ हो गए और माओवादियों को ये चीज़ पता होनी चाहिए थी, जब पब्लिक के बीच में रह रहे थे। तो मैं एक बार मैं बताना चाहता हूँ, अब तो बहुत कोई मैंने गणेश उइके तब दरबा डिवीज़न का सेक्रेटरी था। जी। तो जुड़ूम एक तरह से बहुत उस पे था और माओवादी भी उतनी ताकत में थे। तो एक बार उनसे मैं मिला, तो मैंने उनसे पूछा कि भई आप लोग जो हत्या करते हो, क्या लगता है कि हत्या करेंगे तो क्या उस परिवार के लोग आपसे नाराज़ नहीं हैं? तो उन्होंने कहा कि नाराज़ होते हैं। तो बोले आपके हिसाब से कितने लोग नाराज़ होते हैं? बोले एक हत्या करने से कम उस परिवार के रिश्तेदार लोग 40 लोग नाराज़ होते हैं। तो मैंने कहा कि इतने सारों की आप हत्या कर रहे हैं, तो ये 40-40 तो काफ़ी बड़े हो जाएँगे। बोले हाँ, तो फिर ये क्यों करते हो आप लोग? ये भी मैंने पूछा था और ये मेरे ख्याल से ये 2008-9 के आस-पास बात होनी हुँ। चाहिए। जी, तो ये है, ये सब बहुत सारी उनकी खुद की जो करतूत बोलिए, कार्यकलाप बोलिए, उसके वजह से भी एक्चुअली आज के तारीख में जनता का विश्वास खो चुके हैं और उसका लाभ मोदी और अमित शाह ले रहे हैं। ये केवल मोदी, अमित शाह अब ठीक है, राजनीतिक फ़ायदा ले रहे हैं। अब लेना उनका काम है, राजनीति करते हैं तो लें। लेकिन ये एक इत्तेफ़ाक है, आप समझ रहे हैं ना? इस बीच में वो लोग हैं और कैंप-वैम्प बना लिया उन लोगों ने और उसके पीछे का कारण तो और है, कैंप स्थापित करना, माओवादियों को ख़त्म करने के जो उनका जो प्लान है, उस प्लान के पीछे-पीछे एक उनके मंशा है कि माओवादी ख़त्म हो जाएँगे कैंपों के ज़रिए, फ़ोर्स के ज़रिए, तो हम बस्तर के संसाधनों पर कब्ज़ा कर लेंगे। ये भी उनका मंशा साथ-साथ चल रहा था। तो मूल रूप से इसके लिए भी अ, अमित शाह को जल्दबाज़ी है। बस यही है। बस्तर के संसाधनों पर कब्ज़ा जैसे जो शब्द हैं, वो इस स्वरूप में भी आते हैं कि इंडस्ट्री लगेगी, खनिज संपदा से भरपूर है, कई बेशकीमती खनिज संसाधन हैं, यूरेनियम जैसी कई चीज़ें हैं या कई ऐसे खनिज हैं जिनका परमाणु संयंत्रों में हुँ। उपयोग होता है। तो सरकार यदि जैसे सरकार के शब्द होते हैं, राष्ट्रहित में ऐसे खनन करेगी तो गलत क्या है? आदिवासियों ने राष्ट्रहित में बहुत सारा बलिदान दिया है, एक नहीं अनेकों। और उसके वजह राष्ट्र ने क्या दिया, इसका भी मूल्यांकन हो ही जाना चाहिए। सच्चाई ये है। और जिन इलाकों में आदिवासी हैं, उन इलाकों में तमाम तरह के संसाधन हैं। आज आयरन ओर लीजिए, कोयला लीजिए, कोयला, आयरन ओर ये हमारे देश के विकास में सबसे अहम भूमिका अदा करते हैं और दोनों ही चीज़ें कंप्लीट ट्राइबल एरिया में मिलते हैं। हुँ। तो आज बताएँ ना कि ये जो जितना आप इनका दोहन कर रहे हो, राष्ट्र के विकास में इनका आप इस्तेमाल कर रहे हो, उसके एवज़ में आपने आदिवासियों का कितना भला किया। आज
हकीकत में पूरा मूल्यांकन हो जाना चाहिए। और दुनिया के अंदर और हमारे देश का दुनिया को छोड़िए, हमारे देश के अंदर कहीं पे भी इस तरीके का दोहन हुआ, वहाँ के लोकल लोगों के साथ कितना न्याय हो पाया? एक जगह का सही-सही आंकलन करके बताइए। मैं अभी बीच में कई किताबें पढ़ते-पढ़ते कुछ पुरानी चीज़ें देख रहा था। जमशेद जी, टाटा, जमशेदपुर, अब बहुत बड़ा नाम है। पहला इंडस्ट्री है हमारे देश का। अंग्रेज़ों के ज़माने से 2000 क्या नाम 1908 से शुरू हुआ और उसमें करीब 35 या 38 गाँव कहाँ च वहाँ उन गाँव के लोग कहाँ चले गए, कि क्या कर रहे हैं, इसका आकलन तो आज़ादी के बाद भी नहीं किया गया। पता ना चला। अंग्रेज़ों को छोड़िए, आज़ाद देश के अंदर जो सबसे बड़ा उद्योगता है, उस उद्योग के स्थापित होने से वहाँ के लोग जो जिनकी ज़मीन ली गई, जिनकी ज़मीन लेने के बाद उतना बड़ा उद्योग स्थापित हुआ, वो लोग कहाँ चले गए? कहीं आता पता है? आज़ाद देश की सरकार ने भी पता लगाने की कोशिश नहीं किया। सच्चाई है। तो आप ये कह रहे हैं कि अब मेरा ये कहना है कि आदिवासियों को आप उनके ज़मीन से बेदखल करेंगे तो वो कहाँ जाएँगे? ज़मीन के बिना आदिवासी अपना सारा कल्चर, उनका जो रीति-रिवाज है, परंपराएँ हैं, वो जीवित नहीं रख सकता, नहीं रख सकता। जिन आदिवासियों को उन्हीं रीति-रिवाज और कल्चर के कारण से जाना-पहचाना जाता है देश के अंदर, वो सब खत्म हो जाएगा। वो केवल एक 2 पैर का आदमी, 2 हाथ 2 पैर का आदमी बना रहेगा। उसके साथ उसका जो कुछ सारा चीज़ है, जिस पर गर्व करता है देश, दुनिया, वो सब खत्म हो जाएगी। मनीष, क्या आप बगैर बोले ये कह रहे हैं कि नक्सलियों ने दमन किया, नक्सलियों ने शोषण किया, सरकार नक्सलियों को हटा रही है, कह रही है नक्सलियों को हटाएँगे और उसके साथ अपना एक हिडन एजेंडा एजेंडा ला रही है। क्या आप उस हिडन एजेंडा के खिलाफ लड़ाई लड़ने की तैयारी में हैं? देखिए, जहाँ आदिवासियों को के ऊपर जुल्म होगा, तकलीफ़ें बढ़ेगी और उनको जंगल ज़मीन से खदेड़ने की कोशिश होगी, तो लड़ाई तो होगी, होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे देश के अंदर कानून है, 5वीं अनुसूची है, उस पर पेशा बना है, वनाधिकार कानून बना है। गाँव के लोगों को काफ़ी अधिकार मिले हैं और उन अधिकार जो है, अधिकार शक्तियाँ, उनको अगर कुचलने की कोशिश होगी और वो अधिकार को दरकिनार करके, उपेक्षा करके कुचलने की कोशिश होगी, तो विरोध तो होगा, तो हम तो उस विरोध में शामिल रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। मनीष, क्या ये कोई ऐसी आशंका, संभावना नहीं, आशंका लगती है कि जब कभी ऐसा होगा तो माओवाद की आइडियोलॉजी को फिर से पनपने का मौका मिलेगा? कई जो लोग जानकार हैं, वो हमसे भी चर्चा करते रहते हैं कि देखिए, अभी भी बस्तर का जंगल तो है, पहाड़ है, जंगल है, नदियाँ हैं, कम हो रहे हैं लेकिन है तो, छुपाने के लिए बहुत पर्याप्त है। तो किसी को बताने की क्या ज़रूरत है? करेगट्टा की पहाड़ अपने आप में एक बड़ा रहस्यमय पहाड़ साबित हुआ। ऐसे पहाड़ और भी हैं इस बस्तर के अंदर। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई माइन्स इस तरीके की चलाने की कोशिश हुई, तो माओवाद को पुनर्जीवित करने में मददगार हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकार इसलिए वो माओवादियों से बातचीत नहीं करना चाहती। आप समझ रहे हैं? माओवादियों से बातचीत इसलिए नहीं करना चाहती। और मैं पक्के तौर पर कह सकता था कि बसव राजू के अभी मैं नहीं कह सकता। बसव राजू के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद उनकी
उन लोग ऐसे भी काफ़ी तितर-बितर हो चुके हैं, ऐसा लगता है। उनके बीच कोई समन्वय नहीं है। पहले ऐसा लग रहा था कि ये लोग बातचीत करके अपना हथियार छोड़ देना चाहते थे। और बिल्कुल, अगर ये स्थिति थी तो सरकार को बातचीत कर लेना चाहिए। क्यों मारने पर तुले हैं? इंसान को ही मारोगे, ठीक है, वो चाहे पहले कितना ही गलतियाँ किए हो, अपराध किए हों, फिर भी अगर वो लोग वार्ता के ज़रिए हथियार छोड़ना चाहते हैं, ये सब छोड़ना चाहते हैं और बस्तर और मध्य भारत के इलाके में स्थायी शांति का रास्ता प्रशस्त हो सकता है, तो फिर बातचीत करने में गुरेज क्यों होता? सीधे-सीधे केवल इसलिए कि माओवादी हथियार छोड़ दे रही है, तो कल फिर सवाल हो जाएगा कि यहाँ कोई माओवादी है ही नहीं, तो ये कैंप क्यों है भाई? किसकी ज़रूरत है? कैंप उठाना पड़ सकता है, कैंप उठाएँगे, खत्म हो जाएगा, तो फिर ये जो माइंस के खिलाफ या छोटे-मोटे उद्योगों के खिलाफ जब आवाज़ उठेगी, तो उस आवाज़ को दबाने के लिए फिर माओवाद नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना? ये नहीं लगा सकेंगे। तो वो दबाने के लिए, जनता को दबाने के लिए सरकार बातचीत नहीं करना चाहती, छुट-पुट माओवादी बने रहे, वो भी चाहते हैं। और बहुत मज़े की बात ये है कि हमारे बहुत सारे प्रेस के मित्र लोग भी बोलते हैं, आप भी बोलेंगे कि ये जो बहुत सारे पुलिस अधिकारी और भी लोग, ठेकेदार भी, ऊपर मंत्री लोग भी, वो भी नहीं चाहते हैं कि माओवाद खत्म हो। माओवाद के नाम से ये जो रोड, पुलिया जो बन रहे हैं ना, कितने 101% अबोव, क्यों? 1 करोड़ रुपए का काम होना है, वहाँ 2 करोड़ रुपए में का बन रहे हैं उस इलाके में, उससे ज़्यादा में बन रहे हैं। और उसमें जो बंदरबाट है, वो केवल लोकल लेवल पर थोड़ी है, ऊपर तक जाता है। अच्छा एक तो चीज़ ये सब माओवाद के नाम से ये जो भ्रष्टाचार, लंदभन जो फल-फूल रहा है, उससे जो फ़ायदा ले रहे हैं, वो भी तो नहीं चाहते कि माओवाद इस तरीके से खत्म हो जाए। हकीकत तो यही है। सच ये बताइए, कवासी लखमा जी। आपके चिर परिचित प्रतिद्वंदी सियासती, मैं नतीजों को देख रहा था 4-5 चुनावों के, ये 25 सालों के। कभी आप 120 वोट से चूक गए, कभी आप 2000 वोट से चूक गए। मगर एक बात मनीष कुंजाम और कवासी लखमा दोनों के लिए प्रचारित रही है कि जंगल के भीतर से माओवादियों का समर्थन कभी मनीष को, कभी कवासी, कभी मनीष को, कभी कवासी। क्या नहीं, सही? नहीं, ये बात गलत है। उम, मनीष कुंजाम को समर्थन केवल माओवादियों का लड़ाई में मिलता रहा, चुनावी लड़ाई में नहीं। पुलिस के खिलाफ की लड़ाई, जुर्म के खिलाफ तमाम लड़ाइयों में, टाटा, एस्सार जैसे अदानी, इस तरीके के जो लड़ाइयाँ थी, पुलिस एट्रोसिटी के खिलाफ, जल जंगल ज़मीन का मुद्दा है, टाटा, एस्सार जैसे ये सब तमाम कंपनियों के खिलाफ। इनके खिलाफ की लड़ाई में उनकी मदद इस रूप में मिलता था कि वो पब्लिक को भेजते थे, जाओ, वो लड़ाई सही है। इसमें उस लड़ाई में मददगार थे। बाकी चुनावी लड़ाई में वो तो एक ही के साथ थे, मैं क्या बोलूँगा। बात आप में क्या कमी रह गई जो उनके साथ थे जिनका आप नाम नहीं ले रहे हैं? देखिए, वो माओवादियों की मजबूरी है और माओवादी हमसे बहुत डरे हुए हैं, बहुत पहले से ही। 2008 का इलेक्शन लड़ रहे थे। आज मैं चैनल पर ही बोल देता हूँ। शायद ये आप इतने दूर आए, मैं एक पक्की सूचना आज तक ऐसी जनरल गपशप में बोल देते थे। आज मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, 2008 के इलेक्शन में जब जुर्म चरम पर था और माओवादी भी चरम पर थे, उन दिनों माओवादियों के बड़े-बड़े नेता
मेरे से प्रत्यक्ष मुलाकात करते रहे। पर रमन्ना मेरे पास मिलने आए। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग 3 विधानसभा में तैयारी करो। ये 2007 की बात है। 3 विधानसभा में तैयारी करो, दंतेवाड़ा, बीजापुर, कोंटा। बाद में चित्रकूट जो टाटा के कारण से एक नया चीज़ बना। पर ये 3 जो बीजापुर, दंतेवाड़ा, कोंटा को इसमें तैयारी करो और कैसा बीजेपी कांग्रेस जीतेगी हम देखेंगे। बिल्कुल तैयारी करो और या आप लोग को जीतना है। तो हम लोग तैयारी क्या लड़ ही रहे थे सब तैयारी। और 6 महीने तक का तो सब क्लियर था कि नहीं उनको सपोर्ट करना है सीपीआई का। चुनाव के घोषणा होने के तक का। फिर लास्ट में ये बात जैसे मालूम हुआ, यहाँ का स्टेट काउंसिल जो है, स्पेशल जोनल कमेटी बोलो, स्टेट काउंसिल दंडकारण्य की, उन्होंने फैसला किया कि उनको समर्थन करना है। फिर भी उन्होंने सेंट्रल कमेटी को भेज दिया कि ऐसा-ऐसा हम लोगों ने फैसला किया। क्या सेंट्रल कमेटी वालों ने उस फैसले को बदल दिया, ऐसे सुनते हैं। और फिर बोला कि नहीं, अगर मनीष कुंजाम चुनाव जीत जाता है, तो बस्तर में हम लोगों के लिए जगह नहीं रहेगा। क्योंकि सारे लड़के-लड़कियाँ, यंग लड़के-लड़कियाँ, जो ट्राइबल लड़कियाँ हैं, ये तो आज भी उनके साथ हैं। अगर ये चुनाव कहीं जीत गया, तो सारे के सारे उनके साथ चले जाएँगे। तुम्हारे साथ कौन रहेगा? हमारे साथ कौन रहेगा? हथियार लेकर चलने वाला। इसलिए उन लोगों ने तब बोला कि नहीं, लखमा चलेगा, बीजेपी भी चलेगा, पर मनीष कुंजाम नहीं चलेगा। ये और ये एकदम उनके जो उस समय के सेंट्रल कमिटी के जो मेंबर है, कोई अशोक नाम का, वो तो कई सभाओं में आकर के उन्होंने बोला, नहीं बहिष्कार मतलब बहिष्कार, किसी को देना ऐसा नहीं, बहिष्कार और वोट देना ही नहीं, उन इलाकों में वोट नहीं देना। और फिर कुछ कुछ लोग थे, हमारे लोग भी थे, वहाँ बोला कि नहीं, मनीष कुंजाम नहीं जीतना है। मनीष कुंजाम जीतेगा तो हम लोगों को बस्तर छोड़ना पड़ेगा, ये बात थी। तो इसलिए चुनाव में ये लोग हमारे खिलाफ थे और वो चाहते थे कि ये एमएलए ना बने, एमएलए बनकर पब्लिक की ये सारी समस्याएँ उठा के धरातल पे या सड़क पर और हाउस तक ना लड़े, और ऐसा लड़ेगा तो हमारे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी। एलेक्स का जब अपहरण हुआ था कलेक्टर का, तो जो शांति की बात आई कि भाई रिहाई कराना, एक टीम बनाओ, आपका भी नाम आया। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपने एक बयान दिया उस समय कि मैं इसका सदस्य नहीं बनूंगा। तो पत्रकारों ने आपसे पूछा कि क्यों नहीं। आपने कहा कि मुझे दोनों पक्षों पे भरोसा नहीं, कौन बड़ा धोखेबाज है। क्या आज ही मनीष आप उस बात को मानते हैं? हाँ, कमोबेश शायद इसी तरीके का लफ्ज़ का इस्तेमाल किया है कि मुझे सरकार पर तो भरोसा नहीं है और माओवादियों के बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। तो वार्ता में, अगर उस वार्तालाप में अगर मैं शामिल हो जाऊँ, तो मैं कहीं गुनाहगार टाइप साबित ना हो, इसलिए मैं अपने आप को अलग किया। पर हाँ, वो सब के बावजूद भी एलेक्स को लाने में मेरी भूमिका थी, फाइनल मेरी भूमिका थी। वो ठीक है, 2 वृद्ध व्यक्तियों को लाया गया, बीडी शर्मा साहब और हरगोपाल जी को, प्रोफेसर हरगोपाल, तो भी वो मेरे बिना जा ही नहीं सकते थे, हम ही गए। पर वो हुआ, पर वार्तालाप में हम हुए थे, ये सच्चाई है। और हाँ, उसमें एक चीज़ मैं अवश्य कहूँगा कि माओवादियों ने तब पर्चा लिख कर के ऐतराज़ जताया कि मनीष कुंजाम हमारे प्रपोज़ल को स्वीकार नहीं किया, हमारे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और ना करके उन्होंने अच्छा नहीं किया, गुस्ताखी की हमारे साथ। और सच ये है कि कई दफ़े माओवादियों ने मेरे बारे में बिल्कुल तीखा-तीखा टिप्पणी की।
अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता या बोले तो वो तो पॉलिटिक्स छोड़ देता, पर मैं हूँ। आखिरी सवाल है, जी। खबरें आई कि हालिया दिनों आबकारी के मामले में जेल में बंद आपके सियासती प्रतिद्वंदी भूपेश सरकार में आबकारी मंत्री कवासी लखमा से मिलने आप सेंट्रल जेल गए थे। जी। चर्चाएं हैं कि 35 मिनट साथ रहे आप लोग। नहीं, गज़ब ये है कि सरकार ने हमको मिलने का यानी प्रशासन ने मिलने का इजाज़त ही नहीं दिया। हाँ, आप तो ये पक्ष सुन ही नहीं रहे हैं। अ, लखमा जी के वकील जो फैज़ल रिज़वी है, उनसे संपर्क किए, उनका जूनियर ने कहा कि ठीक है, ठीक, आप अलग से एप्लीकेशन मत लगाइए मिलने के लिए, हम लगाएँगे, आपका आईडी भेज दीजिए। हमने भेज दिया। वो लोग समय पर जाके लगा दिए। आप आइए, उन्होंने लगाने के बाद बुलाया, हम भी गए जेल। फिर जाने के बाद 1 घंटे के बाद जेल अधीक्षक बुलाते हैं वकील साहिबान को। तो अच्छा यंग लड़का है, बढ़िया लड़का है। वो जाके चैम्बर में मिलता है बुलाने से, और उनको बोलते हैं कि नहीं वकील साहब आप मिल सकते हो, मनीष कुंजाम को मिलने का परमिशन नहीं है। सुन रहे हैं ना? ऊपर से हमें कहा गया कि वो लखमा से नहीं मिल सकता। तो हम बड़ा परेशान, कैसे नहीं मिल सकते भाई, क्या है? हम तो उसी इलाके के हैं, रिश्तेदार भी हैं, फिर एक्स एमएलए भी है, क्या दिक्कत है? बोले नहीं मिल सकता। फिर उसी दिन सुबह कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता यहाँ से गए हुए थे, जो लखमा से मिलने के लिए आवेदन लगा चुके थे। अनाउंस हो गया था कि लखमा से मिलने वाले आ जाएँ। तो फिर वो उन्हीं के बीच हम चर्चा कर रहे थे, तो ये क्यों मिलने नहीं दे रहे हैं? तभी फिर उन लड़कों ने कहा कि भैया आप चलिए आप ही बात कीजिए, यहाँ नहीं तो वहाँ बात कीजिए टेलीफ़ोन पे। टेलीफ़ोन आजकल टेलीफ़ोन अब ज़्यादा। बीच में एक हाँ, जाली जाली क्या, कांच काँच, जाली हाँ, और काँच। कांच। तो वो काँच बीच में एक-दूसरे को देख सकते हैं, मिल नहीं सकते। तो वहाँ हम लोग जाके फ़ोन पर बातचीत किए। तो ये हकीकत में एक किसी ज़िम्मेदार चैनल को या किसी भी चैनल को मैंने आज तक नहीं बताया, ये बात आपको सामने बता रहा हूँ। तो हमें प्रशासन मिलने का इजाज़त नहीं दिया। हम उस तरीके से जाके मिले। ये ज़बरदस्ती मिले, इसको कह सकते हैं। आकाओं का परमिशन नहीं था, तो भी हमने मिला, हम मिले। तो मुलाकात हुई, मुलाकात हुई, हुई उस क्या तरीके बात का हुई? नहीं, बातें हुई, काफ़ी हुई। ये पर क्या सही है? बहुत इमोशनल हो गए थे बहुत, आप दोनों? हाँ, नहीं इमोशनल क्यों ऐसा इमोशनल नहीं, क्या हो गया? नहीं हम इमोशनल क्या, वो बहुत इमोशनल थे, हम तो मिल रहे थे। उनकी हालत देख कर के मैं भी ज़रा भावुक हुआ, और मैंने उनको समझाने की कोशिश किया कि जेल हकीकत है, और आपको कितना दिन रहना है ये हम नहीं कह सकते, पर रहना है। उस तरीके का आप माइंडसेट बनाइए, अन्यथा आपको तकलीफ होगी। यही समझाने की कोशिश किया गोंडी में भी, हिंदी में। पर वो पूरे समय रो-रो के बात कर रहे थे, पूरे समय। और यहाँ तक वो रोते-रोते यहाँ तक बोल रहे थे कि बाबू मैं जीवित नहीं रह पाऊँगा, और मैं जीवित नहीं रहूँगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा? तुम मेरे बच्चों को देखना, ख्याल रखना, उनका हाल-चाल लेते रहना, कोई तकलीफ होगा तो मदद करना। ये भी कह रहे थे। यूँ सवाल आखिरी था, पर ये ब्यौरा सुन के अब एक सवाल पूछ ही लेता हूँ। शुभ आखिरी है। कवासी लखमा जब विपक्ष के विधायक थे तो बड़े जुझारू टाइप के थे। चर्चाओं में वो भी रहते थे, चर्चाओं में आप भी रहते थे। मंत्री बने तो खबरें पलट गई उनके बारे में। भ्रष्टाचार या उनके बिहेवियर में एक सामंतशाही कह लीजिए या एलीटपना आ गया था। अब जब वो जेल के भीतर हैं और केंद्रीय स्टेट की सेंट्रल की जांच एजेंसियां कह रही हैं कि नहीं नहीं इन्होंने तो घोटाला किया, पैसा पाया। मनीष, क्या लगता है, फंस गए या फंसा दिए गए? देखिए, मैं उस पर कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। जब वो मंत्री थे तो काफ़ी चर्चा में थे ये सब, लिकर स्कैम उसके। अब वो कितना सही है, कितना गलत है, पर चर्चा तो थी, ये बात थी।
और मैं उस पर ना बोलूँ तो फिलहाल बेहतर है। मैं भी थोड़ा राजनीति थोड़ा-सा कर लेता हूँ, इतना ही। कूटनीति बोलिए, राजनीति बोलिए, उतना जानता नहीं हूँ, सीधा-साधा आदमी हूँ। पर हाँ, अ, 25 सालों से ज़्यादा वक़्त से हम उनके खिलाफ लगातार लड़ते रहे और उनकी हर करतूत का हम पर्दाफ़ाश करते रहे और बेरहम ढंग से। वो भी हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ बोलते रहे, हम तो बिल्कुल नहीं छोड़ते। तो भी हम जब इस समय मिलने गए, तो वो तकलीफ़ में हैं और स्वाभाविक रूप से जब मैं मिलने गया तो वो भावनाएँ व्यक्त कर रहे थे मेरे साथ, ऐसा मुझे लगा। फिर भी हमें लगा कि अ, जो जाँच एजेंसियाँ हैं, ईडी जो भी ईओडब्ल्यू ऐसे वहाँ एसीबी, ईडी, ईओडब्ल्यू ये जो एजेंसियाँ हैं स्टेट की, सेंट्रल की, ये पहले भूपेश को टारगेट करना चाहती थी, इस मामले में, लीकर स्कैम के मामले में। और फिर अब पलट करके अब इसका स इस पूरे मामले का केंद्र हो गया आज के तारीख में लखमा जी। और लीकर स्कैम अगर हुआ है, तो इसका मज़ा तो फिर मुखिया ही लिए होंगे ना, ये तो मुखिया थे नहीं। ये तो केवल ये तो केवल इस्तेमाल की चीज़ रहे, ये जड़ थ्रो टाइप वाले। तो जो लोग इस्तेमाल किए, वो तो सीधा-सीधा दिख रहा है और सेंट्रल एजेंसियाँ भी उनके पीछे पड़ी थी। अब क्या मालूम कुछ सेटल-वटल हुआ क्या है नहीं, कुछ तो है। पर अब मुख्य आरोपी लखमा जी हैं इस मामले और यहाँ मुझे लगता है कि उनके साथ गलत हुआ, यहाँ गलत हुआ। शायद मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। एकदम इसमें कोई संकोच किए बिना बोल रहा हूँ। खेती किसानी के समय में आप थे और आपने समय निकाला, आपका शुक्र। बहुत-बहुत शुक्रिया आपको। यहाँ बहुत आए अच्छा लगा। यहाँ आए ये थे मनीष कुंजाम। बहुत विस्तार से बातें हो गई, हालाँकि मैं सोचा था कि संक्षेप में बातें आ जाएँगी, पर विषय निकलते गए, उत्तर आते गए, उत्तर आए, प्रतिप्रश्न आ गया, प्रतिप्रश्न आया तो फिर उत्तर आ गया। राजनीति से जुड़ा व्यक्ति कई बार उत्तरों को कम शब्दों में मगर बहुत ठोस सांकेतिक तरीके से कहता है। मनीष ने हर मुद्दे को लेकर अपनी बात कह दी है। नक्सलवाद, नक्सलवाद की आइडियोलॉजी का कमबैक होना, नहीं होना, यदि कमबैक हो सकते हैं तो वो क्या होगा? जो सरकार की ये नीति है कि एक डेडलाइन तय है और नक्सलवाद खत्म होगा, तो उसके बाद की जो एक हिडन बात कही जा रही है कि नहीं इंडस्ट्री लगाएँगे, तो उस पर मनीष की रणनीति क्या है? और मनीष बेधड़क जब ये सवाल कर रहे हों कि इस पर भी अब बात हो ही जानी चाहिए कि राष्ट्रहित के साथ-साथ आदिवासियों के हित तक क्या हुआ? कवासी लखमा का भी ज़िक्र चले आया और उन्होंने कहा कि गलत हुआ है। क्यों मनीष को लग रहा है गलत हुआ है? मनीष ने उसका भी विस्तार दे दिया है। इंटरव्यू देखिएगा, मुझे यकीन है आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि साफगोई से भरपूर सवाल थे और बहुत ही बेलौस जवाब थे। अगली बार किसी नई शख्सियत के साथ मैं फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।